Actus non facit reum nisi mensit rea. This is a particular Latin maxim we will discuss in this particular lecture. So what it means? Actus non facit reum nisi mensit rea. So what is the meaning of this particular maxim? The intent and act must both present to constitute the crime. The very meaning of this maxim is, suppose if any act is supposed to be constituted as a crime, what is the criteria behind that? So, किसी एक्ट को हमको क्राइम कहने के लिए क्या क्राइटेरिया है? So the intent and act must both present to constitute the crime. The person's act as well as intention to commit that particular act must be there to constitute that particular act as a crime. तो किसी एक्ट को हमको अगर क्राइम कहना है तो वो एक्ट इंटेंशन टू कमिट, यानी एक्ट होना, एक्शन भी होना चाहिए और उसका गिल्टी इंटेंशन भी होना चाहिए, इंटेंशन भी होना चाहिए वो एक्ट करने का. अगर ये दोनों है तो भी वो क्राइम कहलाएगा, अदरवाइज नॉट. सो ये दोनों चीजें होना जरूरी है, एक्ट प्लस इंटेंशन टू कमिट दैट पर्टिकुलर एक्ट. अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो क्राइम है, अदरवाइज नॉट. दिस मैक्सिम इज मिक्सचर ऑफ टू एलिमेंट्स. फर्स्ट इज एक्टस रियस एंड मेंस रिया. तो this particular maxim is a mixture of two elements. The first one is actus reus and second one is a mens rea. तो ये दोनों चीजें होना जरूरी है, actus reus भी mens rea भी, तभी वो क्राइम कहलाएगा, अदरवाइज नॉट. Actus reus means commission of a wrongful act. The first thing which is very much essential to constitute any act as a crime, that is actus reus, and actus reus means a commission of wrongful act. Actus reus का मतलब क्या होता है? wrongful act किसी ने कमिट किया, उसको हम actus reus कहेंगे. The first thing is that. Second one is mens rea, that is guilty intention behind such a wrongful act. Only commission of a wrongful act doesn't constitute, doesn't complete the crime, essentials of crime, until and unless there is a guilty mind behind that particular wrongful act. तो जब तक वो wrongful act के पीछे guilty mind नहीं होगा, mens rea नहीं होगा, तो वो क्राइम नहीं कहलाएगा. तो wrongful act के साथ साथ mens rea, guilty mind, अगर ये दोनों चीजें होगी, एक जगह आएगी, तभी वो क्राइम कहलाएगा. इस मैक्सिम का मतलब ये है. The person will not be responsible for any offense until he has done that act with guilty intention. So person will not be responsible for any offense until and unless he has done that particular act with guilty intention. तो कोई भी पर्सन कोई भी ऑफेंस के लिए लायबल नहीं रहेगा. कब तक लायबल नहीं रहेगा? जब तक वो ऑफेंस वो गिल्टी माइंड के साथ ना करे. वो ऑफेंस करने का इरादा उसका, उसके पीछे का इंटेंशन उसका गिल्टी इंटेंशन है, इल इंटेंशन है. जब तक गिल्टी माइंड ना हो तब तक वो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा. देखिए कि यहां पर क्या हो गया कि दिस पर्टिकुलर कार ड्राइवर डैश्ड अप वन पर्सन. यहां पर एक कार ड्राइवर ने डैश किया. अब ये दो सिनेरियो में हो सकता है, एक ऑफेंस होगा, एक ऑफेंस नहीं होगा. अब देखिए कि इफ द इंटेंशन बिहाइंड सच एक्सीडेंट वाज टू किल द पर्सन, ड्राइवर विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी. सपोज इफ द इंटेंशन बिहाइंड सच एन एक्सीडेंट इज टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन, then the driver will be held liable under section 302 of Indian Penal Code. तो अगर वो कार ड्राइवर का इरादा उसको जान से मारने का है और जान से मारने के इरादे से अगर उसको डैश किया तो डेफिनेटली कार ड्राइवर 302 में लायबल होगा, क्योंकि उसका एक्ट भी है, रॉन्गफुल एक्ट है, क्योंकि उसने उसको डैश किया, और गिल्टी इंटेंशन है, क्योंकि उसको डैश करने का इरादा क्या था? उसको जान से मारने का था, तो उसने ऑफेंस हो गया. तो ये क्या हो गया? दोनों चीजें एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों मौजूद है, तो वो पर्सन 302 में मर्डर के लिए लायबल होगा. एक सिनेरियो. सेकंड वन इज इफ द ड्राइवर ड्रोव कार नेग्लिजेंटली एंड कॉज डेथ ऑफ अ पर्सन बट देयर इज नो इंटेंशन टू किल, ड्राइवर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट. बट सपोज इफ द ड्राइवर ड्राइव्स अ कार नेग्लिजेंटली एंड डैश द पर्सन, द इंटेंशन ऑफ ड्राइवर इज नॉट to kill that particular person, but he drives the car negligently, so he will be responsible for rash and negligent act. He will not be responsible for the offense of murder. Please keep in mind. तो क्या होगा कि यहां पर अगर पर्सन ने नेग्लिजेंटली कार चलाया और किसी पर्सन को डैश किया, अब उस पर्सन ने नेग्लिजेंटली कार चलाया, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस पर्सन का इरादा किसी को जान से मारने का नहीं था,
यानी गिल्टी इंटेंशन यहां पर नहीं था, तो मर्डर के लिए लायबल होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं लायबल होगा, वो रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के लिए लायबल होगा। तो दोनों चीजें एक्टर सीरियस और मेन सीरिया होना जरूरी है, तभी वो ऑफेंस के लिए लायबल होगा, अदरवाइज नॉट। अब एक्सेप्शन है कि मेन सीरिया जरूरी नहीं है कुछ सिचुएशन में। अब वो क्या है? द फर्स्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ। देखिए, एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री इज सपोज टू नो लॉ ऑफ द लैंड। Ignorance of law is no excuse. Each and every person supposed to know the law of the land. के कोई भी पर्सन अपने लॉ के इग्नोरेंस का बेनिफिट लेके लायबिलिटी से नहीं बच सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ये लॉ मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं एक्ट नहीं करता, है ना। लॉ पता होना चाहिए, हर पर्सन को लॉ पता है ऐसा सपोज किया हुआ है। तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पर्सन कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ हिज इग्नोरेंस टुवर्ड्स एनी लॉ। तो अगर मेरा इग्नोरेंस है किसी लॉ के प्रति तो मैं उसका एडवांटेज नहीं ले सकता हूं। मुझे कोई लॉ पता नहीं है तो उसका मैं एडवांटेज नहीं लूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने किया, मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। कोर्ट मुझे एक्सक्यूज नहीं करेगा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ को एक्सक्यूज कोई नहीं है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज। तब देखो यहां पर क्यों इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सेप्शन है कि ये नहीं कह सकता पर्सन कि मेरा गुड फेथ था, मुझे इल इंटेंशन के साथ मैंने एक्ट नहीं किया। तो लॉ को लेकर इग्नोरेंस अगर उसका है तो एक्टस नॉन फेसिट रियम निसीमिन सिट्रिया ये एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सेप्शन नहीं। अब देखिए इस केस में क्या हुआ था। द इंडियन गवर्नमेंट हैड इशूड एन ऑर्डर ऑन नवंबर 24 बैनिंग गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड कॉम्बैट स्मगलिंग। तो स्मगलिंग से बचाने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर पास किया 24 नवंबर को, जिसमें गोल्ड ट्रांसपोर्टेशन आउटसाइड इंडिया से जो गोल्ड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उसको बैन कर दिया उसने। कौन कब किया? 24 नवंबर को। अब क्या हुआ? द अक्यूज्ड वर अरेस्टेड ऑन 28 नवंबर बाय कस्टम अथॉरिटी विद 34 kg गोल्ड। तो मुंबई में अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया 28 नवंबर को, कस्टम अथॉरिटी ने अरेस्ट किया और उसके पोजीशन से 34 kg गोल्ड रिकवर किया गया। हाईकोर्ट एक्विटेड अक्यूज्ड ऑन ग्राउंड ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ। हाईकोर्ट ने उस अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया। क्या बेस पे? इग्नोरेंस ऑफ लॉ। कि उसको, हाईकोर्ट का कंटेंशन ये था कि भाई जो 24 नवंबर को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू किया था वो ऑर्डर अक्यूज्ड को पता ही नहीं था। अगर पता होता तो वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता, और इग्नोरेंस ऑफ लॉ के बेस पे हाईकोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया। बट सुप्रीम कोर्ट हैज कन्विक्टेड द अक्यूज्ड बाय कंटेंडिंग दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूजेबल। बट जब वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 24 नवंबर को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर इशू किया, जैसा ही वो ऑर्डर इशू हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि हर एक पर्सन को वो ऑर्डर पता है ऐसा सपोज किया गया है। और 28 नवंबर को जब अक्यूज को पकड़ा गया तो उसको ऑर्डर पता था। इग्नोरेंस ऑफ लॉ का वो बेनिफिट नहीं ले सकता, गुड फेथ में लेकर जा रहा था, वो डिफेंस नहीं ले सकता, भले ही उसका मेन सीरिया नहीं है, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज एन एक्सेप्शन टू द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अक्यूज को लायबल ठहराया। सेकंड एक्सेप्शन है पब्लिक न्यूसेंस। देखिए, द पब्लिक न्यूसेंस इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी एंड द विक्टिम्स आर जनरल पब्लिक। तो पब्लिक न्यूसेंस आईपीसी में ऑफेंस है और इसकी विक्टिम क्या है? जनरल पब्लिक है, कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है। तो जो पब्लिक जनरली यहां पर विक्टिम्स होती है, तो क्या होगा? पब्लिक न्यूसेंस इज पनिशेबल ऑफेंस विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेन सीरिया ऑफ द अक्यूज्ड। तो पब्लिक न्यूसेंस इज एन ऑफेंस एंड इन विच द ऑफेंडर हु क्रिएट्स अ पब्लिक न्यूसेंस विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑफेंस विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मेन सीरिया ऑफ द अक्यूज्ड। तो पब्लिक न्यूसेंस अगर मैं क्रिएट करूंगा तो भले ही मैंने गुड फेथ में किया, मेरा गिल्टी माइंड नहीं है, तब भी मैं पब्लिक न्यूसेंस के लिए लायबल रहूंगा क्योंकि मेरे मेन सीरिया यहां पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक न्यूसेंस इज एन एक्सेप्शन टू द मैक्सिम। थर्ड वन इज पीटी ऑफेंसेस। पीटी ऑफेंसेस आर द लीस्ट सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस। तो जो पीटी ऑफेंसेस होते हैं, लीस्ट सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंसेस होते हैं, जिसकी कोई ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होती है, छोटे मोटे जो ऑफेंस होते हैं। यहां पर क्या होता है? व्हेन इट कम्स टू माइनर ऑफेंसेस लाइक ब्रेकिंग अ सिग्नल, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रूव मेन सीरिया बिहाइंड इट। तो जो छोटे छोटे पीटी ऑफेंसेस होते हैं उसके पीछे मेन सीरिया प्रूफ करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए पीटी ऑफेंसेस में मेन सीरिया को कंसिडर नहीं किया जाता है। तो गुड फेथ में भी किया तब भी पर्सन लायबल रहेगा वो ऑफेंस के लिए। जैसा कि ब्रेकिंग अ सिग्नल, सिग्नल को ब्रेक किया, लाल
बत्ती जल रही है और वो सिग्नल को तोड़कर बाहर आगे निकल गया। अब यहां पर उसने गिल्टी इंटेंशन के साथ सिग्नल तोड़ा या ना तोड़ा, ये प्रूव करना क्वाइट डिफिकल्ट है। तो इसीलिए पीटी ऑफेंसेस में मेंस रिया को कंसिडर किया ही नहीं जाता। विदाउट कंसिडरिंग अ मेंस रिया, पर्सन विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इन अ पीटी ऑफेंसेस। तो एक्टर्स नॉन फेसिट रियम निसी मिसिट रिया, इसमें ये थर्ड एक्सेप्शन है। So these are the 3 exception to the maxim. So I hope you understand this particular maxim. If you understand, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.